सोचिए एक पल के लिए कि एक ऐसी स्थिति है जहां किसी देश की सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा हो रही है। लाखों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर होता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर एक सर्वर क्रैश हो जाए या डेटा लीक का कोई छोटा सा भी मामला सामने आ जाए तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। सही बात है। और आज की दुनिया में एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने यही सबसे बड़ा दबाव है। उन्हें सिर्फ पढ़ाने का सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है। हाँ, बल्कि उन्हें एक ऐसा अभेद्य डिजिटल किला तैयार करना है जो मतलब कभी फेल ना हो। जी, और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी एक्सेलरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज इस दबाव को झेलने के लिए एक बहुत बड़ा एआई किला बना रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस किले को बनाने की कीमत ना बहुत भारी पड़ रही है। अच्छा, कैसे? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स उन्हें खंगालने पर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आता है। क्या विरोधाभास? एक तरफ उनका रेवेन्यू तो आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है जो किसी भी आम निवेशक को डरा सकती है। अरे बाप रे! बिल्कुल, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ, मतलब आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर कमाई बढ़ रही है तो मुनाफा भी बढ़ना चाहिए। सही बात है, लेकिन एक्सेलरसॉफ्ट के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 उनके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है। पब्लिक लिस्टिंग हुई है और नए सीईओ दोरेस्वामी पलानीस्वामी ने कमान संभाली है। हाँ, और कंपनी अपनी पुरानी लेगेसी सर्विसेज से पूरी तरह बाहर निकलकर मॉडर्न एआई लेड डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और रेवेन्यू 16.82% यानी लगभग 17% बढ़ गया है। लेकिन जब हम मुनाफे के मार्जिन की बात करते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले इस ग्रोथ के पीछे की वजह को समझते हैं, जो कि उनकी नई ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से मतलब समय के हिसाब से उनके इस साल के सफर को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ की तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। तो आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, वित्तीय वर्ष 26 में उनका टोटल रेवेन्यू लगभग 2.7 बिलियन रुपए यानी 2725 मिलियन तक पहुंच गया। जो पिछले साल 2333 मिलियन था। हाँ, और अगर सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 पर गौर किया जाए तो 812 मिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वाह! और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन उनका एजुकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेगमेंट रहा है, जिसने अकेले Q4 के रेवेन्यू में 54% का योगदान दिया है। बिल्कुल 54%। मतलब ये आंकड़े हवा में नहीं आए हैं, इनके पीछे कुछ बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जी, एक्सेलसॉफ्ट ने यूके की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी के साथ एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप की है। और सिर्फ यूके नहीं, अमेरिका के एक प्रमुख ऑनलाइन कोर्स कंटेंट प्रोवाइडर और यूके के ही वीटीसीटी स्किल्स के साथ भी अग्रीमेंट हुआ है। और फिलीपींस के सिविल सर्विस कमीशन के साथ भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। यूके और फिलीपींस जैसी जगहों की सरकारी संस्थाएं एक भारतीय एडटेक प्लेटफॉर्म को अपना पूरा सिस्टम क्यों सौंप रही है? मतलब उनकी लेगेसी असेसमेंट सर्विसेज में ऐसा क्या नया जुड़ गया है? देखिए, इसका सीधा जवाब है स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। जब यूके की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था किसी को चुनती है तो वे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे होते। मतलब उन्हें एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। बिल्कुल, वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं जो एक ही दिन में लाखों यूजर्स का लोड बिना क्रैश हुए संभाल सके। और एक्सेलरसॉफ्ट ने अपनी पुरानी सर्विसेज को एक ऐसे ग्लोबल एडटेक प्लेटफॉर्म में बदल दिया है जो किसी भी देश के कड़े नियमों के हिसाब से काम कर सकता है। जी, और ये एक्सपेंशन उन्हें बाजार में एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है जिसे बीट करना किसी नई कंपनी के लिए लगभग नामुमकिन है। तो मतलब सोचिए कि एक बेहतरीन लोकल रेस्टोरेंट अचानक से दुनिया भर में अपनी ब्रांचेस खोल रहा है। हाँ, बहुत सही तुलना है। ये सिर्फ दुकान बड़ी करना नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के स्वाद या कंप्लायंस के हिसाब से खुद को ढालना है। हाँ, और ये साफ है कि ये पार्टनरशिप्स लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर अलग अलग देशों के लाखों छात्रों का डेटा मैनेज करना बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के तो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही एंट्री होती है उस शब्द की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई। अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ने पर मुझे लगा कि एक्सेलरसॉफ्ट सिर्फ एआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी कंपनी का ढांचा ही एआई के इर्द गिर्द दोबारा खड़ा कर दिया है। मतलब ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। उनका एआई एडॉप्शन ही उनकी ग्रोथ स्टोरी का असली आधार है।
जी, उन्होंने एक फुल स्टैक एआई अप्रोच अपनाई है जिसे 5 लेयर्स में बांटा गया है। कौन कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल डिप्लॉयमेंट, फाइन ट्यूनिंग, एप्लीकेशंस और गवर्नेंस। अच्छा, मतलब वो सिर्फ किसी और का एआई टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अपना खुद का एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने 1109 कर्मचारियों को एक्सेल सॉफ्ट जीपीटी पर इनेबल किया है। यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। 1100 कर्मचारियों को एक्सेल सॉफ्ट जीपीटी देना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल काम क्या है? क्या ये सिर्फ ईमेल लिखने के लिए है? अरे नहीं, अर्निंग्स रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे उनके डेटाबेस में 60% से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। वाह, 60%! हाँ, और कोड की जटिलता कम हुई है, यानी उनके डेवलपर्स अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सुरक्षित कोड लिख पा रहे हैं। और इसी इंटरनल स्केलिंग की बदौलत वो उन 38 नए एआई कॉन्सेप्ट्स और 16 प्रोटोटाइप्स एक साथ चला पा रहे हैं। और 9 एक्टिव कस्टमर पायलट्स भी। इसी तेजी का नतीजा है कि उन्होंने एआई लेवेड ऐप सूट और सरस स्कूल एआई जैसे नए प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी मार्केट में उतार दिए। लेकिन इन सब में मुझे सबसे दिलचस्प इनोवेशन लगा सरस असेसमेंट्स इन अ बॉक्स। ओहो, हाँ, वो बहुत खास है। मतलब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक प्लग एंड प्ले सुरक्षित डिजिटल टेस्टिंग अप्लायंस है। जी, ये असल में कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मान लीजिए किसी बहुत ही दूर दराज के इलाके में परीक्षा करवानी है, जहाँ इंटरनेट बार बार कटता है, तो ये छोटा सा बॉक्स वहाँ एक लोकल सुरक्षित नेटवर्क बना देता है। बिल्कुल, अगर मुख्य इंटरनेट कनेक्शन टूट भी जाए तो भी परीक्षा चलती रहती है और कोई बाहर से हैक भी नहीं कर सकता। ये इनोवेशन असली दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा रहा है। एकदम सही। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए, क्या सवाल है? इस पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है। हाँ, किया तो है। मतलब उन्होंने सीधे NVIDIA A6000 GPUs खरीदकर अपना खुद का इंटरनल GPU क्लस्टर बनाया है। जी। आज के समय में जब हर कोई पब्लिक क्लाउड लाइक AWS या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पर रेंट दे रहा है, तो एक्सेल सॉफ्ट अपना खुद का हार्डवेयर क्यों खड़ा कर रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या ये पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी नहीं है? देखिए, होटल का कमरा किराए पे लेना तब सही है जब आपके पास कोई कीमती चीज न हो। अच्छा। लेकिन अगर आपको यूके के राष्ट्रीय परीक्षा परिणामों का डेटा या फिलीपींस के सिविल सर्विस एग्जाम्स का डेटा रखना है, तो आप होटल के कमरे पर भरोसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आपको अपना खुद का एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट बनाना ही पड़ेगा। एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी से समझौता नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि पब्लिक क्लाउड पर काम करने में हमेशा थर्ड पार्टी पर निर्भरता रहती है। सही कहा। अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होने से एक्सेल सॉफ्ट अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। और यही वो चीज़ है जो आने वाले समय में ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म्स के बीच उनका दबदबा तय करेगी। जी। ये वॉल्ट वाली बात मुझे बहुत गहराई से समझ में आती है। अगर आप दुनिया के सबसे अहम एग्जाम्स होस्ट कर रहे हैं, तो चाबियां सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, चाबियां आपके ही हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहीं से इस विश्लेषण का सबसे उलझा हुआ हिस्सा शुरू होता है। वो कैसे? अपना खुद का सुरक्षित वॉल्ट बनाना बहुत महंगा सौदा है। हाँ, ये तो है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, एआई से काम जल्दी हो रहा है, लेकिन जब हम खर्चों के पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारे मुनाफे को किसी ने सोख लिया है। हाँ, आप मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। हाँ, Q4 FY26 में एबिटा मार्जिन 40.53% से धड़ाम होकर 30.27% पर आ गया। मतलब 1027 बेसिस पॉइंट्स की सीधी गिरावट। बाप रे, ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस 1027 बेसिस पॉइंट्स को अगर हम सरल भाषा में समझें, तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक ही तिमाही में 10% से ज्यादा की गिरावट आ गई। एक झटके में मुनाफे का 10% हिस्सा गायब हो जाना लाइक किसी भी बैलेंस शीट में एक बड़ा गड्ढा है। जी, और पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो वहां भी एबिटा मार्जिन 31.07% से गिरकर 26.83% रह गया है। मतलब 424 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप। हाँ। तो सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इसका जवाब ना उनके खर्चों की लिस्ट में साफ दिखाई देता है। अच्छा, सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? सबसे पहला और बड़ा कारण है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 1.2 बिलियन रुपए था, जो इस साल उछलकर 1.4 बिलियन रुपए यानी 1390 मिलियन के करीब पहुंच गया है। और बाकी खर्चे?
इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में तो Q4 के दौरान 76% का भारी इजाफा देखा गया है। 76%? हाँ, ये खर्चे 118 मिलियन से सीधे 209 मिलियन तक पहुंच गए। और इसका सीधा असर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT पर भी दिखा, जो 205 मिलियन से घट के 166 मिलियन रह गया। बिल्कुल। लेकिन अर्निंग्स कॉल में इस 76% उछाल की जो वजह बताई गई है वो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, उन्होंने अमेरिका और यूके में नए महंगे कंसल्टेंट्स और सीनियर सेल्स टीम हायर की है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, अगर AI खुद ब खुद एफिशिएंसी ला रहा है, तो फिर इन महंगे कंसल्टेंट्स और इतनी बड़ी सेल्स टीम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या टोटल एक्सपेंडिचर का ये दबाव शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खतरा नहीं बन रहा? देखिए, शॉर्ट टर्म में ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा दिखता है। हाँ, कोई भी निवेशक जब मार्जिन्स को इस तरह सिकुड़ते हुए देखता है तो उसकी चिंता लाजमी है। लेकिन इन खर्चों के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे समझना होगा। अच्छा, वो क्या है? जब कोई कंपनी यूके या फिलीपींस की सरकारों के साथ काम करती है तो सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं होता। मतलब उन्हें लोकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं? बिल्कुल। उन देशों के स्थानीय नियमों, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और कंप्लायंस को समझने के लिए वहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स और सीनियर लीडरशिप की जरूरत होती है। हाँ, अब भारत में बैठकर यूके का नेशनल एग्जाम मैनेज नहीं कर सकते। सही कहा। इसके लिए जो खर्च हो रहा है, चाहे वो GPU क्लस्टर पर हो या सीनियर टैलेंट पर, उसे कंपनी ग्रोथ कैपिटल मानकर चल रही है। लेकिन ये ग्रोथ कैपिटल शब्द अक्सर मैनेजमेंट के खराब फैसलों को छुपाने के लिए भी तो इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक पहलू है। तो एक निवेशक ये कैसे माने कि ये पैसा सच में भविष्य की नींव रख रहा है और किसी गलत रणनीति का हिस्सा नहीं है? इस बात को जांचने का एक बहुत ही पुख्ता तरीका है। वो क्या? क्लाइंट विंस को देखना। अगर कंपनी के खर्चे बढ़ रहे होते लेकिन रेवेन्यू स्थिर रहता या नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे होते तो ये 100% खराब मैनेजमेंट होता? बिल्कुल। लेकिन एक्सेल सॉफ्ट के केस में खर्च सीधा उन मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर हो रहा है जहां से नए ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ये 1027 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन ड्रॉप असल में भविष्य की ग्लोबल लीडरशिप और स्केलेबिलिटी की कीमत है, जो आज चुकाई जा रही है। हाँ बिल्कुल। जब मार्जिन गिर रहे हों और खर्चे बेतहाशा बढ़ रहे हों तो निवेशकों के लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि बैलेंस शीट में और कौन से छिपे हुए खतरे मौजूद हैं। रिस्क असेसमेंट किसी भी गहरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो एक्सेल सॉफ्ट के मामले में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा खतरा उनके रेवेन्यू के स्रोत में छिपा है। इसे मार्केट डिपेंडेंसी रिस्क कहा जाता है। हाँ, वो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। वित्तीय वर्ष 26 के टोटल रेवेन्यू का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आता है। मतलब अगर किसी भी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या वहाँ की कंपनी अपने टेक बजट में कटौती करती हैं, तो एक्सेल सॉफ्ट की कमाई पर बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है। ये तो एक ही बास्केट में अपने ज्यादातर अंडे रखने जैसा है। बिल्कुल। और ये रिस्क यहीं खत्म नहीं होता। अगर क्लाइंट कंसंट्रेशन को देखा जाए तो उनके टॉप 5 क्लाइंट्स मिलके 68% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, और टॉप 10 क्लाइंट्स तक जाते जाते ये आंकड़ा 78% हो जाता है। अरे बाप रे, सिर्फ 10 क्लाइंट्स से 78%। अगर कोई निवेशक इन आंकड़ों को पढ़ेगा तो ये तस्वीर थोड़ी डरावनी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। मान लीजिए उनके टॉप 5 में से 1 या 2 क्लाइंट्स भी किसी वजह से प्लेटफॉर्म छोड़ दें, तो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा रातों रात गायब हो जाएगा। और जब खर्चे इतने ज्यादा हों तो रेवेन्यू में कोई भी कमी सीधे कंपनी के सर्वाइवल पर सवाल उठा सकती है। इसके अलावा एक और जगह है जहां ध्यान देना जरूरी है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसमें क्या चल रहा है? उनके ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो उन्होंने मार्केट से कमा तो लिया है लेकिन क्लाइंट्स ने अभी तक चुकाया नहीं है। अच्छा, फंसा हुआ पैसा। हाँ, वो 344 मिलियन से बढ़कर 464 मिलियन हो गया है। तो जब बाजार में पैसा फंसा होता है तो ऑपरेशंस चलाने के लिए कंपनी के पास कैश का दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस दबाव के बीच मुझे एक बहुत मजबूत ढाल भी नजर आती है। वो कैसे? उनके कैश रिजर्व्स में बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है। ये 154 मिलियन से बढ़कर 648 मिलियन तक पहुंच गया है। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब मुश्किल वक्त के लिए पर्याप्त नकदी मौजूद है। साथ ही सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर नियमों के लागू होने के बाद कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी काफी बड़ी है जी, जिससे निवेशकों को ये समझने में आसानी हो रही है कि असली रिस्क क्या है। और सबसे अहम बात, अगर हम इस रिस्क को उस पॉइंट से जोड़ें जहां से हमने शुरुआत की थी, यूके और फिलीपींस की पार्टनरशिप्स, बिल्कुल
वो जो नई ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो रही हैं वो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है। ये दरअसल इसी 65% नॉर्थ अमेरिकन डिपेंडेंसी और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की रणनीति है। एकदम सही। जब अन्य देशों से रेवेन्यू का फ्लो बढ़ेगा तो रिस्क अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और यही उनकी लायबिलिटीज को भी बैलेंस करेगा। हाँ, कर्ज का भुगतान और वित्तीय देनदारियों को समय पर मैनेज करना ही उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तय करेगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत ही दिलचस्प बनती है। जी, हमने देखा कि कैसे एक्सेल सॉफ्ट अपनी लेगेसी असेसमेंट सर्विसेज से आगे बढ़कर एक मॉडर्न AI लेड प्लेटफॉर्म बन रहा है और 16.82% की मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखाती है कि यूके, अमेरिका और फिलीपींस में उनका डंका बज रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि इस ग्लोबल एक्सपेंशन और AI इनोवेशन की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 1.4 बिलियन रुपए के एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, खुद का महंगा GPU इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी कंसल्टेंट्स, इन सब ने मिलकर Q4 के एबिटा मार्जिन में 1027 बेसिस पॉइंट्स की जो सेंध लगाई है वो लाइक निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म में एक कड़वी गोली की तरह है। हालांकि ये कड़वी गोली लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी के लिए जरूरी दवा भी हो सकती है। बिल्कुल, भारी निर्भरता और फंसा हुआ पैसा रिस्क जरूर हैं, लेकिन उनके बढ़ते कैश रिजर्व्स और नए इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री इस रिस्क को संतुलित कर रहे हैं। जी, संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो आज मुनाफा कम करके कल का सबसे सुरक्षित एडटेक प्लेटफॉर्म बनने की नींव रख रही है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद सुनने वालों के लिए आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। वो क्या? आज हम देख रहे हैं कि AI सिर्फ कोड लिख रहा है या परीक्षाओं को सुरक्षित बना रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक्सेल सॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस्ड हो जाए कि वो आने वाले समय में सिर्फ परीक्षाएं न ले बल्कि छात्रों के स्तर को समझकर पूरा का पूरा सिलेबस और असेसमेंट्स खुद ही ऑटोनॉमस तरीके से जनरेट करने लगे, तो क्या होगा? अरे बाप रे, ये तो शिक्षा के पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले दशक में ट्रेडिशनल एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? सोचने वाली बात है। और क्या तब एक्सेल सॉफ्ट जैसी कंपनियां सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर न रहकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगी? मतलब एक ऐसा डिजिटल ढांचा जिस पर पूरी दुनिया की शिक्षा टिकी होगी। जी, ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा को तकनीकी आंकड़ों से निकालकर भविष्य की एक बहुत बड़ी संभावना या शायद एक चुनौती की तरफ ले जाता है। क्या यह नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा को सिर्फ आसान बनाएगा या उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा? यही सवाल है। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए यही संदेश है कि ज्ञान के इन नए पहलुओं को एक्सप्लोर करते रहिए।